हेलो दोस्तों, मैं हूं अंबुज। स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स में। दोस्तों, हालिया खबर ये है कि रूस ने एक बार फिर से नाटो को चैलेंज कर दिया है। इस बार नाटो को चैलेंज उन्होंने एस्टोनिया के माध्यम से किया है। एस्टोनिया रूस का पड़ोसी देश है और उसके जो टेरिटरी है, उसका जो एयर स्पेस है, उसे रूस ने भंग किया है, यानी उसका वायलेशन किया है उसके एयर स्पेस का। ये पहली बार नहीं है, ये साल में लगभग 3-4 बार हो चुका है दोस्तों। इसके पहले आपने सुना होगा पोलैंड में इनके ड्रोन थे, 18-19 ड्रोन पहुंच गए थे। तो ऐसा नहीं है कि जो रूस के ड्रोन हैं या रूस के विमान हैं कि नाटो के टेरिटरी को वो अनजाने में डिस्टर्ब कर रहे हैं, अनजाने में उनका वायलेशन कर रहे हैं। नहीं, ये सोची समझी रणनीति के माध्यम से कर रहे हैं दोस्तों। विश्व व्यवस्था संक्रमण के दौर से गुजर रही है। आप यूं समझिए कि एक शासक था, एक साम्राज्य था जो पतन की ओर है। अब लोगों में होड़ ये मची है कि कौन उस गद्दी को संभालेगा। क्या होता है कि जब कोई साम्राज्य या कोई शक्तिशाली राजा कमजोर होने लगता है या उसका पतन शुरू हो जाता है, तो अचानक से उस पर कई हमले होते हैं, लगातार हमले होते हैं, और वो लगातार हमलों से वो टूट के बिखर जाता है। नाटो की स्थिति वही है कमोबेश। ये जो मैं सारी कहानियां बता रहा हूँ, ये सब अमेरिका के विषय में बता रहा हूँ, लेकिन अमेरिका का जो दादागिरी बनाए रखने का सबसे मजबूत हथियार था वो नाटो था। नाटो के माध्यम से वो पूरे यूरोप को एक करके रखा था, अपने समर्थन में रखा था। साथ में रूस को प्रतिबंधित, यानी कि जो सोवियत रूस था, यूएसएसआर था, उसको प्रतिबंधित करने के लिए नाटो ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सीटो सेंटो उसके जो एक्सटेंशन थे, उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है दोस्तों। तो इस भूमिका को रूस आज भी भूला नहीं है। भले नाटो के देश बिखर गए हों, अमेरिका और ईयू में न बनता हो, उनमें आपस में यूनिटी कम हुआ हो, जो भी कुछ घटनाएं घट रही हैं, इसका लाभ रूस उठा रहा है और रूस नाटो से बदला लेकर रहेगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि इन देशों से ये थर्ड वर्ल्ड वार शुरू हो जाएगा। फिलहाल अभी तक के जो कंडीशन है उससे मुझे नहीं लगता, लेकिन इतना जरूर मैं कहूँगा कि अभी की जो स्थिति है ये वास्तव में यूक्रेन रूस की लड़ाई से ज्यादा भयानक है। मैं ऐसा क्यों कर रहा? मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं दोस्तों कि लगातार रूस नाटो को चैलेंज कर रहा है, कभी पोलैंड में, कभी एस्टोनिया में, कभी यूक्रेन में। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका भले छोड़ दिया हो यूरोपीय यूनियन को, या यूरोप से अलग हो गया हो, या कम सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन स्थिति यह है कि जो यूरोप की देश हैं वो यूनाइट हो रहे हैं और उनमें लगातार इस बात की जिक्र हो रही है कि कैसे रूस को रोका जाए। एस्टोनिया ने भी, चूंकि 3 फाइटर जेट थे जो उसके एयर स्पेस को उसका भंग किए थे, उसको रोकने के लिए एस्टोनिया ने भी आर्टिकल 4 अप्लाई किया है। पोलैंड ने भी आर्टिकल 4 अप्लाई किया था, एस्टोनिया ने भी वही किया है। तो अब जो नाटो की गश्त है वो रूस के बॉर्डर पे बढ़ जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, जब गश्त बढ़ेगी तो रूस और नाटो की सेनाओं में झड़प होने की संभावना बढ़ जाएगी, दूसरी बात। तीसरी बात दोस्तों ये है कि रूस इसी बहाने से नाटो को धमका रहा है कि आप इधर एंट्री नहीं करेंगे, हम यूक्रेन को लेके रहेंगे। मैं पिछले सेशन में, पिछले वीडियो में भी ये बात कही थी मैंने, आज भी कह रहा हूं कि नाटो को धमकाने का मात्र एक वजह है कि कोई यूक्रेन में इंटरफेयर ना करे, हम यूक्रेन लेके रहेंगे। रूस यूक्रेन को साध रहा है तो अमेरिका भारत को साध रहा है। अमेरिका डायरेक्ट भारत पे अटैक नहीं कर रहा है, समझ लो वो डायरेक्ट अटैक ही कर रहा है। अमेरिका सऊदी अरेबिया के अच्छे संबंध हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के पीठ थपथपाई है, उसके साथ संबंध अच्छा करने का प्रयास किया है। तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है एक दूसरे के कोऑपरेशन के लिए, यानी कि अगर किसी एक पे हमला हुआ तो दोनों पे समझा जाएगा, ये बहुत अधिक चिंताजनक स्थिति नहीं है दोस्तों। इसमें घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये संधि बहुत दिनों तक चलने वाली नहीं है। ये अकेले भारत को टारगेट करने के लिए नहीं की गई है, बल्कि ये ईरान को घेरने के लिए किया गया है। आप देखेंगे तो एक नेक्सस बन रहा है रूस, चाइना, इंडिया, ईरान। रूस, चाइना, इंडिया, ईरान। तो जब ये नेक्सस बन रहा है तो रूस से लेकर के सेंट्रल एशिया, चूंकि रूस के संबंध कर में है, वो रूस के पक्ष में रहेंगे, तो रूस से लेकर के बाल्टिक सागर के किनारे से लेकर के सेंट्रल एशिया तक, और फिर सेंट्रल एशिया से साउथ एशिया में भारत का समर्थन, उधर चीन का समर्थन, एक लंबा क्षेत्र है जो रूस के गुट में जा रहा है। इसे रोकने के लिए, इसे ब्रेक करने के लिए सऊदी अरेबिया को आगे ढकेला गया है, उसको फ्रंट पे किया गया है और पाकिस्तान के साथ इस तरह के समझौते किए गए हैं। लेकिन ध्यान रहे, भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है ये जारी रहेगा।
भारत स्पष्ट कहेगा कि हम किसी देश पे हमला नहीं कर रहे, बल्कि हम आतंकवादी संगठनों पे हमला कर रहे हैं। उन दोनों जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई है वो उन पे हुए अटैक को लेकर के हुई है। ये थोड़ी हुआ कि आतंकवादी संगठनों को तुम पाल के रखो, कोई आतंकवादी संगठनों पे, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर पे, उनके चैनल पे कोई अटैक नहीं करेगा। भारत जैसे पिछली बार आतंकवादियों पे हमला किया था भारत ने, ठीक उसी बार अगली बार भी करेगा, और जब पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा तो इंडिया करेगा। आने वाले दिनों में रूस और ईरान इंडिया के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो सकता है। हो सकता है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में इस तरह के कुछ संबंध बने, जिसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर कोई भारत पे हमला करेगा तो वो अफगानिस्तान पे समझा जाएगा। क्योंकि अब अफगानिस्तान पे अमेरिका डायरेक्ट हमला नहीं कर सकता, क्योंकि कोई आधार नहीं है हमला करने का, और रूस ने ऐसे ही तालिबान को मान्यता दे रखा है। अब अगर अफगानिस्तान पे अमेरिका किसी तरह से हमला करने की सोचेगा तो एक नया वार फ्रंट खुलेगा बिटवीन अमेरिका एंड यूएसए, अमेरिका एंड यूएसएसआर। मैं यूएसएसआर शब्द इसलिए यूज कर रहा हूं कि यूक्रेन भी अब यूएसए का हिस्सा हो रहा है, उसका सोवियत संघ का हिस्सा हो रहा है। सोवियत संघ में इसलिए शब्द बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं कि जो सेंट्रल एशिया के देश हैं वो ऑलरेडी रूस के संपर्क में है, ईरान रूस के संपर्क में है, अमेरिका को काउंटर करने के लिए भारत भी रूस के संपर्क में है। तो जो इस तरह से लगातार देश रूस के साथ जुड़ रहे हैं, तो ये यूएसएसआर का पुनर्जन्म हो रहा है। और यूएसएसआर का पुनर्जन्म भारत को मजबूत करने की दृष्टि से अमेरिका का ये टैरिफ, चाइना को रोकने के लिए चाइना पर टैरिफ, यूरोप पर टैरिफ, ये पूरी स्थिति जो है बहुत संक्रमण के दौर से गुजर रही है। पर ये स्पष्ट रहे कि अमेरिका ने ही इन दोनों का समझौता करवाया है, यानी पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का। इन दोनों के समझौते से भारत को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। भारत आतंकवाद के खिलाफ एक्शन लेता रहेगा। दूसरा, भारत अफगानिस्तान और ईरान के बीच में समझौता हो सकता है। मैं फिर से इस बात को दोहरा रहा हूं, भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में कोई न कोई एग्रीमेंट जल्दी होगा। ईरान और रूस के बीच में समझौता हो सकता है, ये हो सकता है। पाकिस्तान को भी भूमि की दृष्टि से घेरने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान एयर स्पेस देगा, अपनी भूमि देगा अमेरिका को। किसके लिए? ईरान को काउंटर करने के लिए। तो ईरान को काउंटर करने के लिए अमेरिका बहुत जल्द पाकिस्तान में कोई न कोई एयर बेस जरूर लेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो ऐसी स्थिति में देखते हैं क्या आगे होता है। पर डरने की स्थिति फिलहाल नहीं है भारतवासियों को, लेकिन पूरे अगर विश्व व्यवस्था को देखा जाए तो शांति व्यवस्था तो पूरी तरह से चकनाचूर है। विश्व व्यवस्था में परिवर्तन जारी है। अब देखते हैं कि किस तरह का परिवर्तन होता है, कौन गद्दी संभालता है। ये संघर्ष कई सालों तक चलेगा, ये एक दिन की बात नहीं है, लंबा चलने वाली संघर्ष है। यूक्रेन के बाद पोलैंड, उसके बाद एस्टोनिया, जितने भी यूएसएसआर के पुराने देश थे, धीरे धीरे उन पे हमले होंगे। और नाटो हो रहा कमज़ोर। नाटो की जो मुख्य ताकत है वो कौन है? अमेरिका में एक व्यक्ति बैठा है जिसे इसकी परवाह नहीं है। तो अमेरिकी जो शक्तियां हैं वो कमज़ोर हो। शक्ति जरूरी नहीं है कि आपके पास कितने हथियार हैं, आपके पास कितना पैसा है। शक्ति माने आपके पास कितनी डिप्लोमेसी है, आपके साथ कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग आपके पक्ष में खड़े हैं, कितने लोग आपके साथ कदम ताल कर रहे हैं। शक्ति इससे बनती है। ये भी शक्ति के, पावर के एक सोर्स है। ये सोर्स अमेरिका का घट रहा है, तो इसका लाभ उठाने का प्रयास रूस द्वारा किया जा रहा है। मैं फिर से यूएसएसआर शब्द कहने वाला हूं कि इसका प्रयास यूएसएसआर द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि बेलारूस रूस के साथ जुड़ा हुआ है। यूक्रेन को रूस जल्दी ही ले लेगा। सेंट्रल एशिया के जो देश हैं वो ऑलरेडी रूस के संपर्क में है, रूस के पक्ष में है। तो वो अलग भी रहे, उसके साथ भी रहे, बात वही है। शीत युद्ध खत्म नहीं हुआ। शीत युद्ध का दोबारा जो कोल्ड वार 020 शुरू हो रहा है, यहीं से जो शुरू होगा दोस्तों। इस तरह की कोई नई सूचना आती है तो हम उसका तथ्य विश्लेषण करेंगे, आपके सामने रखेंगे। आप हमारे चैनल को देखिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।